हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 22 अगस्त 2023 का फुल पत्ती करंट अफेयर्स फुल रिवीजन। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिए। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के चैनल नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस यानी कि डिमोन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। एक नाम है, एक कण का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो है यूएसए के वैज्ञानिकों ने जो है यह राक्षस कण, जिसको डिमोन कण कहा गया है पार्टिकल, इसके अस्तित्व की पुष्टि की है। अब समझते हैं ये राक्षस कण या डिमोन कण क्या है। देखिए राक्षस कण क्या है, जब ठोस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है, यानी ठोस के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो राक्षस कण कहलाता है। ये राक्षस कण कैसा होता है, तो आवेश और द्रव्यमान रहित होता है, ठीक है ना। और ये जो सॉलिड की खोज हुई है, ये इनका नाम है आपका स्ट्रोंटियम रुथनेट, इनका नाम है, ठीक है। ये किसने खोज की है, तो यूएसए ने खोज की है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई है, तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की है, जे थॉमसन ने की है। और ये प्लम कोडिंग मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और उस पर निगेटिव चार्ज होता है। आपको पता होगा कि किसी भी तत्व में जो तीन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और तीसरा आता है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमको पता चल गया। अब देखिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक्सरे की खोज जो है ये रॉन्टजन ने किया था। किसने, रॉन्टजन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पर, कनाडा में। अच्छा, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र ये चर्चा में क्यों रहा। देखिए जब ये जो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है ये कनाडा में स्थित है। कनाडा में जो स्थित है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पर जंगल है और जंगल में जो भीषण आग लग गया है, जिसके कारण जो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। इस कारण से ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये चर्चा में रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कनाडा। अच्छा, आपको पता है कनाडा कहाँ पर है, तो आप जो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका जो देखते हैं, उसी उत्तरी अमेरिका में कनाडा पड़ता है, जहाँ पर आपका जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ना, वहीं पर जो है आपका उसके ऊपर में कनाडा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की मुद्रा आपको पता है, क्योंकि यूएसए की मुद्रा तो डॉलर है, इसीलिए कनाडा की मुद्रा क्या रहेगा, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। सबसे लंबी जो तट रेखा है, जो समुद्र तट से सटने वाला जो सबसे लंबी तट रेखा किस देश का है, तो आप कहें कनाडा का है। किसका है, कनाडा। अच्छा, भारत में किस राज्य का है, तो भारत में जो है गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जो है तट रेखा वाला राज्य है, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। ये भारत के अंतर्गत मैंने आपको बताया, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर कनाडा सबसे पहला स्थान रखता है। आगे हम लोग बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको पता होगा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में ही स्थित है। जगह का नाम है मॉन्ट्रियल, याद रखेगा। गेहूं की सबसे जो बड़ी मंडी है वो कनाडा में ही स्थित है। कनाडा में कहाँ पर, तो विनिपेग एक जगह का नाम है जहाँ पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी लगती है, और ये कनाडा में स्थित है। अब यहाँ पे बात हुई है आपातकाल के बारे में। तो भारत में जो आपातकाल लगते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपको पता है ना, भारत में 3 तरह का आपातकाल लगता है। एक आर्टिकल नंबर 352, इसके तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। फिर 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है, और 360 आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो ये 3 आपातकाल और तीनों का आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है ना, तो कौन सा मौलिक अधिकार जो निलंबित नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में अभी तक जो है 3 जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ये कब कब लग चुका है, तो 1962 में लग चुका है, 1971 में लग चुका है, और 1975 में लग चुका है, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपातकाल में जो है मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये जर्मनी से किया गया है। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो वित्तीय आपातकाल है ये आर्टिकल 360 में है। अभी तक भारत में एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आगे, हाल ही में तूफान हिलेरी किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है, यानी कि तूफान जो हिलेरी है वो कहाँ पर आया है और किसको प्रभावित किया है, तो वो अमेरिका को प्रभावित किया है।
ये प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्पन्न हुआ है और ये जो यूएसए में जो कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है उसके पश्चिमी तट को जो है इन्होंने प्रभावित किया है। किसने? तूफान हिलेरी ने। तो आपको क्लियर हो गया कि तूफान हिलेरी कहाँ पर आया? प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में आया। जो पूर्वी भाग में आया तो वो जो है यूएसए का जो कैलिफोर्निया जगह है जिसका पश्चिमी भाग पड़ता है कैलिफोर्निया का, उसको प्रभावित किया है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि चक्रवात, कुछ चक्रवात का नाम देखते हैं जैसे बिपरजॉय। इसका नामकरण किसने किया? चक्रवात से संबंधित आपसे जो ये नामकरण ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो बिपरजॉय जो जिसका नाम विपत्ति होता है, जो हाल ही में आया था अरब सागर में, इनका नामकरण बांग्लादेश ने किया। असनी जो चक्रवात है इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। मोचा जो चक्रवात आया था इसका नाम जो है यमन ने दिया था। अब देखिए पूछा जाता है कि विली विली जो साइक्लोन जो है वो किस देश में जाना जाता है? साइक्लोन को विली विलीज के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। अमेरिका में साइक्लोन को टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है और जो कैरिबियन सागर में जो उत्पन्न होता है साइक्लोन उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको यूएसए के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। जैसे देखिए यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो आपके वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन डीसी नाम सुनते ही आपके मन में दो संस्था का नाम याद आना चाहिए, एक तो वर्ल्ड बैंक का और दूसरा है आईएमएफ का। मैंने कई बार आपको बताया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। उसी समय जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो जाती है, लेकिन आईएमएफ की स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, और इन दोनों का मुख्यालय यूएसए में यानी कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है। समझ में आ गया ना। अच्छा, यूएसए में ही न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? आपका यूएनओ का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, आपको ये भी पता हो गया कि यूएनओ के बारे में, ये कहाँ पे स्थित है? तो आपके अमेरिका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे अगला करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में यूएसए में स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है? ये जो अवार्ड दिया जाता है ना फ्रेंड्स, ये जो है पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है और ये बच्चों को दिया जाता है। फिर आप कितने साल के बच्चे? तो 8 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच, ये जो 8 से 16 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, जो भी पर्यावरण के दिशा में काम करते हैं। इनमें जो भारतीय को 5 भारतीय को मिला है, जिनका नाम है इस तरह से: ईशा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्नल। ये 5 बच्चों को जो है, भारतीय बच्चों को जो है अवार्ड दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा कार्य करने के लिए। ठीक है, जिनका एज 8 से 16 वर्ष के बीच में स्थित है। आगे यहाँ पे है अगला करंट अफेयर्स कि हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आप कहेंगे जयपुर में हुई है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो G20 है, मैंने कई बार आपको बताया है कि 2022 वाला जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था और 2023 वाला जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। अभी हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं 2024 वाला जो होने वाला है वो ब्राजील में होने वाला है। ठीक है, तो 3 आपको ध्यान रखना है। 2022 में कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ हो रहा है? तो भारत में। 2024 में कहाँ पे हुआ G20 शिखर सम्मेलन? तो ब्राजील में होगा। अब बात यह आती है कि 2023 में जो भारत के तरफ से जो अध्यक्षता किया जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन का, उनके तरफ से जो शेरपा कौन है? तो आप कहें अमिताभ कांत है। और इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में क्या थीम है? तो 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए G20 का जो है कुछ बैठक हुआ है, करीबन 200 बैठक होने वाला है G20 का, लेकिन उसमें से जो प्रमुख है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। जैसे देखिए G20 रोजगार का जो पहला बैठक हुआ है वो जोधपुर में हुआ है। शेरपा का पहला बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है। अच्छा, जोधपुर भी राजस्थान में, याद रखिएगा। संस्कृति का जो फर्स्ट बैठक हुआ वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा का जो फर्स्ट बैठक हुआ चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। पर्यटन का जो फर्स्ट बैठक हुआ कच्छ कारण गुजरात में हुआ। व्यापार और निवेश जो पहला बैठक हुआ ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है ना, तो ये सभी आपको रिविजन करके चलना है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन और स्वास्थ्य मंत्री का बैठक, जो G20 का जो स्वास्थ्य मंत्री का बैठक हुआ वो कहाँ पर हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर करके चलना है। अब हम लोग बात करते हैं कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो 23 वाला जो विदेश मंत्री का बैठक हुआ है ये कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ है। और मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि मैंने कल भी आपको रिवीजन कराया था और आज भी रिवीजन कराता हूँ। क्या
देखिए भारत जो है इस बार किसका किसका आधिक्यता कर रहा है, आप लोग ऑरेली मेरे साथ सुनते हुए चलिए और मन में गुनगुनाते हुए चलिए। देखिए 2023 में जो भारत जो बैठक कर रहा है, ये तो G20 शिखर सम्मेलन का, दूसरा SCO का, तीसरा ICC वनडे जो क्रिकेट होने वाला है वर्ल्ड कप, वो इनकी अध्यक्षता करने वाला, इनका जो होस्ट करने वाला है। अगला जो है वो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, फिर जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ जो उड़ीसा राउरकेला में खेला गया उसका अध्यक्षता किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत ने आज जो है यानी कि 2023 में जो है बहुत सारा जो है चीजों का होस्ट किया है, इसलिए याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है ना। और SCO में आपको पता है ना, सबसे जो नवीनतम देश बना अभी हाल ही में जुड़ा है कौन, ईरान, वो नवा देश बना है SCO। ये संघाई सहयोग संगठन नाम है, संघाई सहयोग संगठन, लेकिन इनका मुख्यालय कहाँ पे, तो बीजिंग चाइना में है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी तो बीजिंग है, चीन की मुद्रा रॉनबिनबी अथवा युआन है, ठीक है ना। आगे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में, भारत में बैठक कहाँ पे हुआ, जो राष्ट्रमंडल का जो संसदीय संघ की बैठक हुआ वो उदयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन करा दिया ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको BPCL कहा जाता है, इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। आपको पता है ना, ये राहुल द्रविड़ जो है भारतीय टीम का जो क्रिकेट टीम का जो है ये मुख्य कोच भी है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि प्योर फोर्स जो श्योर कार्यक्रम है उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया BPCL के द्वारा, और ये महारत्न कंपनी है। फिर आपके सब मन में सवाल आएगा कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो आप कहेंगे 13, फिर कुछ बच्चे कहेंगे मैंने तो 12 ही सुना है, नहीं 13वां जो बना है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे इस्माइल एम्बेसडर का ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी इस्माइल एम्बेसडर और सेवलॉन का जो हैंड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, ये भी क्रिकेटर है। आगे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, वो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। तो यही जो मैंने जो ऊपर में बात किया ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत होस्ट करेगा यही है, ठीक है ना, 2023 वाला। आगे पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, रणवीर सिंह को किया गया है। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नवीनतम महारत्न कंपनी का जो नवीनतम जो महारत्न कंपनी है वो मैंने बता दिया ऑल इंडिया है, 13वें नंबर का, याद रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर्स है वो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन, आपको पता है ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, के रूप में जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, ये कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छी इनको इनके द्वारा जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है, ये दर्ज किया गया, क्यों, क्योंकि जो है इन्होंने जो 15 लाख जो वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन आपको पता है फूलों का एक तरह से बागान है, तो 15 लाख फूलों का जो इन्होंने एक तरह से दर्ज किया है रिकॉर्ड, ठीक है, 15 लाख फूल उत्पादन का। तो इसलिए इनको जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इनको ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है, ठीक है। अच्छा कुछ महोत्सव के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे फूल देवी महोत्सव और मक्खन महोत्सव, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में होता है, ठीक है। थाई पुसम महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है। बथुकम्बा महोत्सव ये तेलंगाना में होता है। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में होता है, और जो सरहुल फेस्टिवल वो झारखंड में होता है। आपको ये भी पता होगा गोवा जो है रेबीज मुक्त जो है हो चुका है, याद रखना है। साथ ही साथ गोवा जो है हर घर जल से जो प्रमाणित, हर घर नल जल से प्रमाणित वाला पहला राज्य है वो गोवा है। आप पहला जिला पूछे तब बुरहानपुर बताना है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स है वो है हाल ही में मातृभूमि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है, तो वो उड़ीसा में किया गया है। यहाँ पे जो शामिल हुए थे वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी थी, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है ये विमोचन किया गया उड़ीसा में, और ये मातृभाषा के में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे संघ की जो राजभाषा है, इसका उल्लेख आर्टिकल 343 में स्थित है। संघ की राजभाषा कौन सी है ये आप लोगों को पता ही होगा। राजभाषा संबंध में जो आयोग बनाया जाता है वो आर्टिकल 344 के तहत बनाया जाता है। आगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण का जो आर्टिकल है वो 350A है। हिंदी भाषा में विकास जो है वो 351 है, ठीक है। ये सभी आर्टिकल याद रख लीजिएगा। आगे यहाँ पे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। ये सुनामी, लहर, तूफान, आपदा, इसको जो है एक तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है समुद्र ऐप।
और ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने लॉन्च किया है नाविकों और मछुआरों के लिए। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो आप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है ये जो उद्गम ऐप है ये किसने लॉन्च किया है, कि आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि जो आपको पता है कि ये लावारिस धन, कहने का मतलब है कि जिस धन को मान ले आपके दादाजी या कोई भी धन जमा करके रखे थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि बैंक में जमा है भी या नहीं है, तो उनको अपडेट करने के लिए जो आरबीआई ने उद्गम ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसे लावारिस धन के रूप में कहा गया है, कि इनको जो है अपडेट करने के लिए, ठीक है, यानी बताने के लिए। आपको ये भी पता होगा कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन 1935 में जो इनका स्थापना हुआ था। आपको यह पता होगा ना कि जो आरबीआई जो इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय जो आरबीआई राष्ट्र का बैंक नहीं था, यानी कहने मतलब है अपने देश का बैंक नहीं था, वो एक प्राइवेट बैंक था। तब आप कहेंगे प्राइवेट बैंक से राष्ट्र का बैंक कब बन गया, तो 1949 ईस्वी में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तभी जाकर के जो है ये एक तरह से सरकारी बैंक बन गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में, वर्तमान में मुंबई है, लेकिन पहले कहाँ पर था, कोलकाता में था। 1937 में कोलकाता से ट्रांसफर करके मुंबई ला दिया गया इनका जो है मुख्यालय, ठीक है ना। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि NVS-01 ये नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है, भारत का है। तो भारत ने जो है नाविक का जो सेकेंड पीढ़ी है उसका फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिनका नाम है NVS-01। किससे लॉन्च किया गया है, GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। आगे यह पूछा जाए कि जो नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है उसमें आपको पता है ना ग्लोनास, ये ग्लोनास रूस का है। जीपीएस जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल में, ये यूएसए का है। अब भारत का कौन सा है वो आपका पता ही है, वो एक तरह से नाविक है, ठीक है। आगे यहाँ पे नाविक रोग ये किस कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से ही होता है। आगे सागर संपर्क ऐप ये किसने लॉन्च किया है, जहाज रानी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और ये समुद्र नेविगेशन के लिए इनको लॉन्च किया गया है। अगला जो करंट अफेयर्स है वह हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो आईएनएस बागीर ने बनाया है। और ये आईएनएस बागीर आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, जैसे कि आईएनएस विक्रांत, ये आपको याद होगा ना कि मैंने कई बार आपको बताया कि आईएनएस विक्रांत जो है ये भारत का पहला जो है विमान वाहक पोत है, जो कि कोच्चि में केरल में लॉन्च किया गया था पहला। याद रखना आपको कि वरुणास्त्र क्या है, ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। अगला है यहाँ पे प्रोजेक्ट 17A के तहत जो छठा जहाज है उसको लॉन्च किया गया है आईएनएस विंध्यगिरी को। आगे यहाँ पे आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिवेंद्र जो कि त्रिवेंद्र है, हाल ही में किस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई गए थे, तो जायद तलवार। आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूएई के बीच जो होता है क्या युद्धाभ्यास, वो जायद तलवार कहलाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है जो पिछले दिन हुआ था उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो है अब हम लोग जो है 21 अगस्त का जो करंट अफेयर्स था उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल में विफल होने वाली रूसी चंद्र मिशन कौन सा है, तो वो लूना 25 मिशन है। ये रूस का जो है चंद्रमा का मिशन था, ये जो है अभी हाल ही में विफल हो चुका है। आगे हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है, तो वो बांग्लादेश ने प्रारंभ किया, याद रखना है। अगर हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ उसका विजेता कौन सा टीम रहा है, तो स्पेन इंग्लैंड को हरा करके। आगे हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो क्रिप्टो वर्स लॉन्च किया है। आपको पता ही होगा इंडिया जो है होस्ट करने वाला है। आगे नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो उदयपुर में राजस्थान में हुआ है, जो कि ओम बिरला ने इनका उद्घाटन किया है। अगला यहाँ पे हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, तो केरल में लॉन्च किया है। अगला हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो अंतिम पंघाल है। ये जो है लगातार 2 बार जो है जीत चुकी है। आगे यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो राजस्थान में लॉन्च किया गया है। आगे हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। आगे यहाँ पे हाल ही में कुशीना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ की है, तो कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया है। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया। रिवीजन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।